ठीक है, चलते अपने पहले आर्टिकल की। हमारा पहला आर्टिकल है ऑरेंज अलर्ट। अभी न्यूज़ में क्यों है, रीजनल मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर है ना, इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि तमिलनाडु और केरला केरला है ना, वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकता है और थंडर मतलब बिजली के साथ हैवी रेनफॉल हो सकता है, इसलिए ये न्यूज़ में। अब जान लेते हैं ऑरेंज अलर्ट ये क्या है। देखो दरअसल क्या होता है कि जहाँ कहीं भी अगर हैवी रेनफॉल है, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर आने वाले होता है ना, कहीं पे भी जब नेचुरल डिजास्टर आने वाले होते हैं, तो उससे पहले अपना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक अनाउंसमेंट करता है कि नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड है, हैवी रेनफॉल है, जिससे काफ़ी नुकसान होने वाला हो, तो ऐसे आने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले अपनी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल या डिजास्टर आ सकता है, तो आप वो सचेत हो जाओ, तो वार्निंग जारी करता है। और इस वार्निंग को है ना अलग अलग कलर के माध्यम से जारी किया जाता है। लाइक एग्जांपल के लिए, मतलब एग्जांपल क्या, मतलब 4 कलर जारी करते हैं, 4 कलर से अलग अलग वार्निंग दी जाती है कि इस कलर का मीनिंग क्या होगा, ये कलर लाइक ग्रीन कलर किया तो इसका मीनिंग ये होगा। ऐसे 4 कलर के माध्यम से वार्निंग जारी की जाती है, किसके द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये कौन कौन से 4 कलर जारी करता है या कौन कौन सी वार्निंग करता है कलर के माध्यम से। तो सबसे पहला होता है जो कलर कोड होता है, उसमें पहला कलर कोड है ग्रीन कलर। अगर ग्रीन कलर की वार्निंग इश्यू करें, इसका मीनिंग है ऑल इज वेल, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में अगर येलो कलर की एडवाइजरी जारी करिए, तो इसका मीनिंग है बी अवेयर, आप अवेयर हो जाओ। येलो इंडिकेट करता है कि इश्यू बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब बड़ा मीन्स इश्यू हो सकता है, वेदर है वो चेंज हो रहा है, कुछ कुछ दिन तक आप सचेत रहो, कुछ भी हो सकता है थोड़ा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होता है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उसके बाद में करी ऑरेंज है एम्बर, एम्बर कलर की या ऑरेंज कलर की जो इश्यू जारी करी जाती है आईएमडी द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा ऑरेंज कलर की एडवाइजरी जारी करी। इसका मीनिंग ये होता है कि वार्निंग दी जा रही है आपको, एक्सट्रीमली बैड वेदर हो सकता है, दिक्कतें हो सकती है। पोटेंशियल ये है कि जो रेलवे है, रोड है और जो लाइट वगैरह है वो डिसरप्ट हो सकते हैं, दिक्कत आ सकती है, कट भी हो सकती है, ये सब सारी चीज़ें। तो आप अपना ध्यान रखो। सबसे लास्ट एडवाइजरी होती है रेड कलर। अगर रेड कलर का है जारी कर दिया ना, इसका मतलब एक्शन वो टेक करो, टेक एक्शन, एक्शन लो आप जल्दी से। वह एक्सट्रीमली बैड वेदर हो, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, तो रेड कलर का जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेड कलर में क्या होगा, सब कुछ तस नहस हो जाएगा, काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, तो अब इस न्यूज़ में आप ये पढ़ना, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जारी करता है कौन सी 4 कलर कोडिंग जारी करता है। 4 में सबसे पहले है ग्रीन कलर। ग्रीन का मीनिंग होता है ग्रीन का मतलब नो एडवाइजरी, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है, ऑल इज वेल। दूसरा है येलो कलर, येलो कलर में आप थोड़ा बहुत सचेत हो जाओ, बी अवेयर हो जाओ। ठीक है, तीसरा है ऑरेंज कलर या इसे एम्बर कलर भी कहा जाता है, एम्बर कोड। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रीपेड हो जाओ, आप तैयार हो, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। लास्ट है रेड, रेड में टेक एक्शन, आप एक्शन लो, दिक्कतें हो चुकी है। ठीक है, 4 कलर की वो जारी करता कौन, आईएमडी, ये न्यूज़ में था। अब अपन जान लेते हैं आईएमडी के बारे में। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्थापना इसकी कब होती, इस्टाब्लिश इन 1875। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। आईएमडी इस्टाब्लिश इन 1875। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। इसमें याद रखना, पहला है स्थापना 1875, 1875। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री में है अर्थ अर्थ एंड साइंस, अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री है ना, वो उसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये रेस्पॉन्सिबल वेदर फोरकास्ट करता है, ये सिस्मोलॉजिस्ट को फोरकास्ट करता है, ऑब्जर्व करता है, इससे रिलेटेड ये। ठीक है, हिंदी मीडियम। ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट क्या है कि अभी एडवाइजरी जारी करी है किसने, क्षेत्रीय रीजनल जो मेट्रोलॉजिकल साइंस है ना, जो भी है क्षेत्रीय मौसम विज्ञान, उन्होंने तमिलनाडु और केरल के लिए एडवाइजरी जारी की, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो जान ले ऑरेंज अलर्ट क्या होता है कि अपने जो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये जारी करता है कलर कोडिंग के माध्यम से, रंग का जो कोड होता है उसके माध्यम से एडवाइजरी जारी करता है। 4 प्रकार के रंगों के माध्यम से कोडिंग जारी करता है। पहला है ग्रीन, ग्रीन में कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा येलो, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, रोड वो टूट सकते हैं। तीसरी है येलो के बाद में एम्बर, ऑरेंज, इसमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, ध्यान रखो। और फोर्थ रेड, रेड में तो सारा सिस्टम ही ख़राब हो सकता है, तो एक्शन लेने की बारी आ जाती है। जान लेते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 1875 में स्थापना हुई थी।
नोडल मिनिस्ट्री इसकी पृथ्वी विज्ञान, अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री। और कार्य क्या करता है, ये मौसम विभाग से जान के पूर्व अनुमान लगाता है, भूकंप विज्ञान की जानकारी देते हैं और बाकी कामों के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, ये देखो एडवाइजरी येलो सॉरी ग्रीन, नो कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल मैटर है ही नहीं। बी अवेयर, अवेयर हो जाओ आप। बी प्रिपेयर्ड, ऑरेंज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। टेक एक्शन, एक्शन ले लो। ये चीज़ आप याद रख सकते हो। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023। स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 न्यूज़ में क्यों है? अभी परख ने जो परफॉर्मेंस बेस के आधार पर एक सर्वे किया है। किसका सर्वे किया है? फाउंडेशनल, प्राइमरी और मिडिल स्टेज। फाउंडेशनल, प्राइमरी और मिडिल स्टेज जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, उस पर एक सर्वे किया। किसने किया? परख ने। और उन्होंने सर्वे का डेटा बताया कि क्या क्या इसमें सुधार हुआ है, क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए ये न्यूज़ में जानते हैं सर्वे के बारे में। सर्वे में क्या क्या किया गया, क्या क्या कहा गया है। तो इसमें फाउंडेशनल, ठीक है, इसमें फाउंडेशनल, प्राइमरी और मिडिल स्टेज, इसका जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका सर्वे किया गया। इस सर्वे में लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को जांचा गया, मतलब लैंग्वेज का कैसा कमांड है, मैथमेटिक्स कैसी, उससे रिलेटेड सर्वे किया गया था। इसमें 80 लाख बच्चों को शामिल किया गया था। ठीक है, ये इसका सर्वे के बारे में डेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसमें किस किस का किया गया तो वो जानना। ठीक है, अब इसमें सारे राज्यों ने पार्ट नहीं लिया था ये सर्वे के बारे में कि ऑल स्टेज ने पार्टिसिपेट किया था, नहीं। कौन सा? छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, इन्होंने, वेस्ट बंगाल ने, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और ये असेसमेंट, इसमें क्या मेथोडोलॉजी, मतलब क्या क्या तरीके यूज़ किए गए थे। मतलब कोई भी सर्वे करते हैं तो जैसे क्वेश्चन वगैरह पूछे, तो इसमें क्या किया था सर्वे में? तो इसमें इन्होंने ये किया था, पहले तो कंपटीशन एग्जाम करवाया था, कंपटीशन एग्जाम करवाया, फिर पेपर पेन बेस्ड करवाया, पेपर और पेन का यूज़ करके किसको कैसा लिखना आता उसका भी यूज़ करके सर्वे लिया गया। फिर OMR भरवाएगी, OMR फिल करवाया, क्या क्या क्वेश्चन आते, क्या क्या नहीं कहते। फिर उनका एनालिसिस किया गया और भी डेटा यूज़ किया गया सर्वे में ताकि प्रॉपर डेटा मिल सके। हिंदी मीडियम राज्य शैक्षणिक उपलब्धि सर्वे 2023 परख ने सर्वे किया था। प्राथमिक, मध्य चरण, मूलभूत, इन तीनों के लिए इनकी दक्षताओं को चेक करने के लिए, दक्षता मतलब कैपेबिलिटी क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए सर्वे किया था। सर्वे के बारे में इसमें भाषा और गणित का प्राथमिक, माध्यमिक और शैक्षणिक का वो चेक किया गया। तो कैसी इनकी लैंग्वेज है, कैसे मैथ वगैरह आती है नहीं आती, उसके बारे में इतने बच्चों को शामिल किया। डेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। सारे राज्यों ने पार्टिसिपेट किया नहीं था, पंजाब, दिल्ली वगैरह इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आप याद रखना, सारे राज्य, ऑल स्टेट पार्टिसिपेट, नो ऑल स्टेट नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, और मूल्यांकन के लिए पद्धति क्या यूज़ की थी, जिसमें क्या तरीका यूज़ किया था, कैसे किया था। तो इन्होंने अलग अलग उपकरणों का सहारा लिया था, साइंटिफिक प्रोसेस यूज़ लिया था और इनकी मूल्यांकन किया गया, डेटा कैप्चर किया गया, साथ ही OMR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, पेपर पेन का यूज़ किया गया। ऐसे अलग अलग तरीक़ों से ये सर्वे किया गया था। अब एजुकेशन देखो, हमारा पहले एजुकेशन सिस्टम क्या था? पहले था 10+2, 10वीं तक की पढ़ाई होगी 10 ईयर तक, +2 ये होता था। लेकिन अब क्या है? पहले 5 ये फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा इसे, फिर 3 इसके बाद में प्राइमरी स्टेज आएगा, फिर 3 मिडिल स्टेज और फिर आएगा लास्ट स्टेज 4 ईयर का। 5+3+3+4 फाउंडेशनल, प्राइमरी, मिडल और ये लास्ट स्टेज सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, ये ऐसे पढ़ाई होगी। पहले यहाँ पे मल्टी लेवल की प्ले वगैरह खिलाई, गेम वगैरह खिलाई जाएंगे, फिर इनको डिस्कवरी एक्टिविटी की जाएगी थोड़ा बहुत मिडिल प्राइमरी लेवल पर। फिर 3 साल किया जाएगा इनको लर्निंग किया जाएगा, साइंस है, मैथमेटिक्स है, ये 3 साल किया जाएगा। सेकेंडरी लेवल पर सब कुछ अलग अलग सब्जेक्ट वगैरह आ जाएगी, उस आधार पर इनकी पढ़ाया जाएगा, ये जाँच होगी, ये चेक होगा इसके बारे में। अब इस जो सर्वे था इसका महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक सर्वे में अलग अलग टूल यूज़ हुए थे, उससे क्या थी, एजुकेशनल सिस्टम थे ना, उसका क्या मतलब पोटेंशियल है, उसके पोटेंशियल के बारे में पता चला और कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है, इन फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। इसके साथ साथ इस बार सैम्पल साइज़ भी बढ़ा दिया गया, जिससे ऑलरेडी पता चल जाए कि पे क्या क्या सिस्टम चल रहा है अभी एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। अब हम परख के बारे में जान लेते हैं। परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख न्यूज़ में है। ठीक है, तो परख के बारे में देख लिया। ये वैसे फुल फॉर्म पूछते नहीं है, बट कई बार देखो आपने पूछा होगा कि UPI की एक बार पूछ ली थी फुल फॉर्म, तो आप थोड़ा बहुत अगर याद रखोगे ना, तो कहीं अगर प्रीलिम में पूछ जाए ना,
तो काम आ सकती है, क्योंकि एक बार 2 बार पूछ चुका है यूपीएससी ना ये फुल फॉर्म भी। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख की फुल फॉर्म है। और इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। क्यों लॉन्च किया गया था? जो हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, हमने नई एजुकेशनल पॉलिसी लाई थी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी नेप, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए परख को लॉन्च किया गया था। ठीक है, परख को लॉन्च किया गया था 2020 में। क्यों किया गया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्च किया था। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि अलग अलग जो बोर्ड होता है, जैसे पंजाब बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, इसकी सबसे की अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, बच्चे अलग अलग होते हैं, इनकी जानकारी भी अलग होती है। तो इन सब के बीच में जो डिफरेंट है ना, उसको कम करना, भेदभाव जो उसको कम करना। और ये जो एनसीईआरटी जो डिपार्टमेंट है, एनसीईआरटी संस्था गवर्नमेंट की, इसके एक कमेटी के रूप में भी इसे लॉन्च किया था, उसके साथ मिलकर काम करेगा उसकी कमेटी के रूप में। और ये क्या करेगा? लार्ज स्केल सर्वे करेगा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट करेगा, एग्जामिनेशन में रिफॉर्म करने में भी काम करेगा। इसके साथ साथ ये क्या करेगा? लार्ज स्केल असेसमेंट तो करेगा ही करेगा, साथ में नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवाएगा, स्टेट अचीवमेंट सर्वे करवाएगा, और मॉनिटर भी करेगा इन सर्वे को। हिंदी मीडियम, इसका मतलब क्या उपलब्धि क्या है, क्या बेनिफिट क्या है इसकी? तो ये उपकरण है जो भी अपनी एजुकेशन सिस्टम में अच्छी बेनिफिट है ना, जो अच्छी चेक तरह है, जिससे और भी फ़ायदे मिल सकते हैं, उसके बारे में बता सकता है। सर्वे का आकार इन्होंने बढ़ा दिया था, इस बार काफ़ी बड़ा आकार पे सर्वे लिया गया था परख के बारे में। तो समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एंड ज्ञान विश्लेषण, ये पूरी फुल फॉर्म है। इंग्लिश में रहो तो ठीक है, हिंदी में तो याद ही नहीं रहेगा परख। ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट करके इंग्लिश में फिर भी रह जाएगी। तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा बहुत इंग्लिश में आप सीख लेना, क्योंकि हिंदी में रहेगी नहीं। समग्र विकास, प्रदर्शन मूल्यांकन, कुछ भी उल्टा सुल्टा आगे प्रीलिम आप भूल जाओगे वहाँ पे। और इसे बनाया गया था 2020 में लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था? नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी नेप था, उसे क्रियान्वयन करने के लिए, उसे जो भी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या होगा? जो स्टेट लेवल की बोर्ड होते हैं ना, उसमें जो असमानता इनइक्वालिटी होती है उसे दूर करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और निगरानी रखेगा, अलग लेवल पे सर्वे करेगा, ये भी काम करेगा, बड़े लेवल पे करेगा का मूल्यांकन वगैरह। साथ ही साथ अलग अलग राज्य सर्वे करेगा, स्टेट के नेशनल लेवल पे सर्वे करेगा, देख रखने का भी कार्य करेगा। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ठीक है, ओपेक के बारे में आर्टिकल क्या है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक। न्यूज़ में क्यों है? इन्होंने ऑयल में कट करने की बात करी है, मिलकर ऑयल में कट करने की बात करी है, इसलिए न्यूज़ में। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, जानते ओपेक के बारे में। ओपेक, इसकी स्थापना, इस्टाब्लिश, फाउंडेशन कब हुआ था? 1960 में। ओपेक, इसकी फाउंडेशन 1960 में। कौन कौन सी कंट्री मिलकर कर रहे थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। आपको देखो फाउंडिंग मेंबर की बात हुई ना, तो आपको ईरान, इराक, ये दोनों याद रह जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तेल के वो कंट्री थे। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी याद रह जाएगा, कुवैत भी याद रह जाएगा। ये वेनेजुएला ये कन्फ्यूज करेगा, वेनेजुएला कहाँ से बीच में आ गया? तो वेनेजुएला भी थी। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और वेनेजुएला, ये थे मेंबर कंट्री। जब ये फाउंडेशन किया था, इसका स्थापना करी थी। और इसका हेडक्वार्टर कब का? पहले कहाँ था? पहले था जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, जबकि स्थापना हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अब इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। पहले था जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, लेकिन 5 साल बाद में चेंज करके 1965 में वियना ऑस्ट्रिया में कर दिया गया। अभी भी ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अब इसके मेंबर कंट्री कौन कौन है? ठीक है, पहले तो फाउंडेशन कंट्री थी। मेंबर कंट्री में अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटर गिनी, गेबोन, लीबिया, नाइजीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, ये इसके मेंबर है। आप याद रखना, ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो इसके मेंबर नहीं है। ठीक है ना। ओपेक प्लस में कौन आते हैं? ओपेक प्लस में ओपेक की कंट्री प्लस 10 और कंट्री लाइक रसिया वगैरह ना, ये ओपेक कंट्री में आते हैं, तो इसे ओपेक प्लस कहा जाता है। ठीक है ना। ओपेक, क्या न्यूज़ इसके बारे में पढ़ा आपने? ओपेक 1960 में ये फाउंडेशन किया गया था, इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, अब ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला ये मेंबर कंट्री थे। हेडक्वार्टर पहले था स्विट्जरलैंड जिनेवा, अब कर दिया वियना ऑस्ट्रिया मेंबर कंट्री नहीं है। अब कौन है? कॉन्गो है, अंगोला है, इक्वेटर गिनी है, गेबोन है, लीबिया है, नाइजीरिया, यूएई है।
इसमें चेंज भी होते हैं, कई बार ये बन गया ये हट गया, ऐसे वो आप देख लेना, तो इसको थोड़ा बहुत देख ही लेना, बाकी न्यूज़ में आए तो हम बता ही देंगे आपको, ठीक है। और ओपेक प्लस में 10 कंट्री और है, ओपेक प्लस 10 कंट्री में रसिया वगैरह भी शामिल है जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है। ये ओपेक के बारे में। अब IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये भी ओपेक से रिलेटेड मतलब ऑयल से डील करती है, इसलिए ये भी बता देते हैं IEA के बारे में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी, इसके फाउंडेशन हुआ था 1974 में, इसकी स्थापना भी हुई थी 1974 में, इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या करती है, जब ऑयल की मतलब ऑयल का जो सेक्टर है, ऑयल सेक्टर, उसके सप्लाई में बहुत भयंकर डिस्ट्रप्शन आ जाता है, डिस्ट्रप्शन आ जाता है, पूरा दिक्कत आ जाती है, तो उसे रोकने के लिए कार्य करती है। कौन करती है? IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, 1974 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में इसका। और इसका मेंबर बनने के लिए आपको OECD का भी मेंबर बनना जरूरी है, ठीक है। और OECD ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ के वर्ल्ड के जो रिच कंट्री है वो वहाँ के मेंबर कंट्री है। इंडिया नहीं है OECD का मेंबर, देखो इंडिया इज नॉट मेंबर। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, और ठीक है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये इसके एसोसिएट मेंबर है, बाकी मेंबर नहीं है। मेंबर बनने के लिए क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होते हैं वो OECD में जरूरी है, लेकिन इंडिया में इतने वो अच्छे काम करते नहीं, इसलिए इंडिया मेंबर है नहीं, ठीक है। कार्य क्या करता है ये डायलॉग करता है एनर्जी से रिगार्डिंग, ये सूटेबल जो एनर्जी है ना वो सपोर्ट करवाता है, भाई किस भी प्रकार की कैसी एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, किस प्रकार से एनर्जी को सेव करना चाहिए, और भी कई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ये कार्य करता है। अगर बात करें IEA स्थापना 1974 में, क्या काम करती है? ये कोऑर्डिनेशन करेगी, ऑयल सप्लाई है ना उसको अगर टूट जाती है, दिक्कत आ जाती है, उसके लिए रेस्पॉन्स करेगी। फाउंडेशन कहाँ है और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और OECD का मेंबर होना जरूरी है, IEA का मेंबर बनना है तो OECD का मेंबर होना जरूरी है। इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया है वो एसोसिएट मेंबर है। कौन कौन से? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, ये एसोसिएट मेंबर है। क्या कार्य करता है? एनर्जी के लिए सूटेबल बताता है, कौन सी एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, कैसे एनर्जी सेव करनी चाहिए, कंजर्व करनी चाहिए, इसके बारे में हिंदी मीडियम अपने बात करेंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के बारे में। न्यूज़ में क्यों है कि तेल में कटौती करी है, इसलिए न्यूज़ में है। इससे तेल के भाव और भी बढ़ सकते हैं। सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, रेट प्राइस इंक्रीज। आपको सप्लाई प्लस डिमांड, डिमांड प्लस सप्लाई की बात पता ही होगी। ओपेक 1960 में ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कुवैत और वेनेजुएला मिलकर स्थापना करी थी। इसकी संस्थापना मुख्यालय कहाँ? ओपेक का पहले था स्विट्जरलैंड जिनेवा में, लेकिन 1965 में वीन ऑस्ट्रेलिया में कर दिया। और ऑस्ट्रिया है इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रिया मेंबर कंट्री नहीं है, याद रखना, ठीक है। पहले कहाँ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, लेकिन 1965 में चेंज करके ऑस्ट्रिया वीना कर दिया, जो कि वी ऑस्ट्रिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है। मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? मेंबर कंट्री है अल्जीरिया है, अंगोला है, कांगो है, इक्वेटोरियल गिनी है, गेबोन है, लीबिया है, नाइजीरिया है, और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इसके मेंबर कंट्री है। और फाउंडेशन कंट्री ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला। याद रखना, मेंबर कंट्री अलग है, फाउंडेशन कंट्री अलग है, और इसको फॉलो भी करते रहना, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। कई बार ये देश छोड़ दिया, दूसरा देश जुड़ गया, ठीक है। कॉन्गो ने छोड़ के वापस ज्वाइन करा है, इसे UAE भी छोड़ के वापस ज्वाइन कर चुका है। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस में ओपेक की कंट्री प्लस 10 और कंट्री है, लाइक रसिया भी इसमें इंक्लूड है, जो ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं वो देश है ओपेक प्लस में। IEA के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1974 में हुई थी। कार्य क्या करता है? तेल की जो सप्लाई होती है ना उसमें जो भी दिक्कत आ जाती है, व्यवधान आती है, उससे निपटने का कार्य करता है। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। किसका? IEA का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस, याद रखना आपको। IEA का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, जबकि ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है, ठीक है। ये चीज़ अब वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ओपेक का अलग है, IEA का अलग है। हेडक्वार्टर कहाँ है? रटे हुए होने चाहिए आपको। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन और इंडिया इसके IUC के सदस्य कंट्री है, मेंबर कंट्री नहीं है, एसोसिएट कंट्री है, मेंबर नहीं है। क्यों? OECD के मेंबर नहीं। OECD के मेंबर क्यों नहीं है ये दो देश? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह सारे अच्छे काम नहीं करते हैं, ठीक है। कार्य क्या करता है? ये टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करता है, डेटा विश्लेषण करता है, और भी सब बहुत सारी कार्य करता है। मेंबर कंट्री ये देख लो, अंगोला, अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटर गिनी, गेबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, UAE, वेनेजुएला। ये देखो चेंज होते रहते हैं मेंबर, कभी एक बार वो बन गया, दूसरी बार हट गया, ऐसे होता है, तो इसको ट्रैक करते रहना। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वर्चुअल ब्रिक्स प्लस मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री जी अवेलेबल थे नहीं, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जी ने S जयशंकर जी ने हमारी जो वर्चुअल ब्रिक्स मीटिंग थी वो ज्वाइन करी थी, इसके बारे में न्यूज़ में। अब इस मीटिंग में क्या क्या किया था? इसमें मीटिंग का टाइटल था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्वाइंट मीटिंग ऑन द मिडल ईस्ट सिचुएशन। मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है उस पर ये मीटिंग
ज्वाइन की गई थी। इसमें अलग अलग देशों ने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया है इसके रिलेटेड। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रसिया, चाइना, इंडिया ने ये मीटिंग को होस्ट किया था। अलग अलग देश, 4-5 देश मिलके, जो भी ब्रिक्स के देश हैं वो सब मिलके इस देश को ज्वाइन किए थे। इसमें इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने समिट अटेंड नहीं करा था, ये आपको पता ही है। और अलग अलग देशों ने अपना अलग अलग स्टैंड लिया। चाइना ने क्लियरली पैलेस्टीन का सपोर्ट किया, साउथ अफ्रीका ने मिलती जुलती कुछ स्टेटमेंट दी, रसिया ने भी कुछ मिलती जुलती स्टेटमेंट दी। अपने लिए स्टेटमेंट इतना पूछा जाने वाला है नहीं। इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने बोला किसी भी प्रकार से हम टेरर, आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता। अगर कहीं भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो इंडिया सख्त खिलाफ रहेगा। इंडिया का स्टैंड हमेशा से क्लियर है। इंडिया ने पैलेस्टीन का सपोर्ट भी किया है और इजराइल का भी सपोर्ट किया। अगर टेरर एक्टिविटी होगी तो कहीं भी सहन नहीं किया जाता, इससे इजराइल का सपोर्ट किया। और 2 स्टेट थ्योरी को सपोर्ट करके इंडिया ने पैलेस्टीन का भी सपोर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा क्लियर था। क्या क्या बोला मैटर करता नहीं है। ब्रिक्स, हिंदी में ब्रिक्स का वर्चुअल बैठक हुई है, अपने अपने विदेश मंत्री ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। इसका वो जो थीम क्या थी, मध्य पूर्व की स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त बैठक। कौन कौन से? रसिया, चाइना, इंडिया और ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ने इसमें भाग लिया है। प्रधानमंत्री जी अवेलेबल नहीं थे तो भाग लिया नहीं, उसकी जगह बैठे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। और क्या क्या बातें हुई? अलग अलग देशों ने अपनी अलग अलग ओपिनियन दी है। चीन ने सपोर्ट किया है और अलग अलग देशों ने अलग अलग ओपिनियन दिया। आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतना मैटर करता नहीं यूपीएससी के लिए। फिर अब ये देख लो, ये पूरा सेम ओपिनियन दी गई, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता नहीं है यूपीएससी प्रीलिम के लिए। तो मेंस में आप ब्रिक्स के इंपॉर्टेंस को बता सकते हो, बट ये नहीं कि ओपिनियन से भी आप कुछ बन सकते हो। चाइना सपोर्ट करता है, अगर आईआर में आप यूज़ कर सकते हो तो डिप्लोमेसी में यूज़ कर सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि आप छोटी मोटी ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन, आपको ऑलरेडी इतना मटेरियल होगा कि ये मिलने का, लिखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको अच्छे अच्छे पॉइंट और भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैच्स नाम का एक व्यक्ति थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि इंडिया, चाइना, इंडिया, चाइना और ब्राज़ील, ये देशों की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, तो इनको मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए। इसी को देखते हुए 2008 में मतलब अमेरिका में ये देश बैठे और इन्होंने सोचा कि हाँ यार, नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए। इसी को देखते 2009 में कहाँ ब्रिक्स की पहली मीटिंग हुई? कहाँ हुई? ब्रिक्स की पहला समिट हुआ था रसिया के यकातेरिनबर्ग शहर में। ये पहली मीटिंग हुई थी। रसिया के पहला एक शहर सिटी था यकातेरिनबर्ग, वहाँ पे 2009 में ब्रिक्स का पहला समिट कहाँ हुआ था? 2009 में रसिया में हुआ था, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखना। 2009 में रसिया में ब्रिक्स का पहला समिट हुआ था। तब थे ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये कंट्री थे। बाद में 2010 में 2010 में किसको शामिल किया गया? 2010 में साउथ अफ्रीका को। पहले कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स 2001 में पहली बार सोचा गया था। 2008 में मिले यूएसए में, और फिर फाइनली 2009 में रसिया में पहले इसका समिट हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका को ज्वाइन किया, बन गया ब्रिक्स, ठीक है। ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो कहाँ पर? जब मेंस में लिख रहे हो ब्रिक्स का पोटेंशियल, ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व, वहाँ पे ये डेटा यूज़ कर सकते हो। लाइक ब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक है वो इंडिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया इससे, ये ब्रिक्स है, टोटल लैंड का 27% है जो ब्रिक्स के पास है, और रिप्रेजेंट करता है 27%, 42% इसके पास में पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 24% जीडीपी, 16% ग्लोबल ट्रेड और 3% है वर्ल्ड फूड। इस डेटा का आप यूज़ कर सकते हो मेंस में, क्योंकि इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है ब्रिक्स का वर्ल्ड लेवल पर। तो इंडिया को और भी इस पर ध्यान देकर, ऐसे रीजनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उस पर ध्यान देकर इंडिया की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। आप मेंस में लिख सकते हो ये पॉइंट, ये डेटा यूज़ करते हुए। अब ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी करने की बात चल रही है, कि इसमें अर्जेंटीना है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। इन मेंबर कंट्री को 2024 से ब्रिक्स में शामिल किया जाए। कौन कौन से मेंबर कंट्री है? अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात। मेंबर कंट्री कौन कौन से जुड़ने वाले, याद रखना। प्रीलिम अगर बन जाए तो अर्जेंटीना है, इथियोपिया है, देखो ईरान, सऊदी अरेबिया, ये तो आपको याद ऐसे रह जाएगा कि ईरान होगा तो सऊदी अरब होगा, सऊदी अरब होगा तो ईरान होगा, क्योंकि दोनों राइवलरी है, ठीक है। अब इजिप्ट, इससे याद आ जाएगा, इजिप्ट इंडिया का राइवलरी है, ठीक है। इजिप्ट, सॉरी, इंडिया का राइवलरी नहीं, इजिप्ट अफ्रीका का देश है तो सपोर्ट ही हो सकता है। और यूएई अच्छा देश है, यूएई बढ़िया कर रहा है। और इथियोपिया है, अर्जेंटीना, ये देश शामिल हो रहे हैं, तो आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। हिंदी मीडियम, ब्रिक्स का वर्चुअल समिट हुआ तो उसके बारे में है, क्या क्या ये बोला था, इंपॉर्टेंट है नहीं ब्रिक्स के बारे में। 2001 में पहली बार इसके बारे में बात की गई थी, ब्रिक्स नाम का भी ग्रुप होना चाहिए।
2008 में यूएसए में मिले, 2009 में पहली बार इसकी मीटिंग हुई, ब्रिक्स का समिट हुआ, कहाँ हुआ, रसिया में। 2010 में इसमें जुड़ा, साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। 2001 में पहली बार बात, 2008 में अमेरिका मिले, 2009 में पहला मीटिंग हुआ, सबमिट हुआ, कहाँ, रसिया की एकांतिबर्ग सिटी में। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल किया गया। और ये डेटा यूज़ कर सकते हो। ब्रिक्स दुनिया का 27% भूमि का प्रतिनिधित्व करता है, 42% आबादी का, 24% जीडीपी का, 16% प्रतिनिधित्व करता है वर्ल्ड ट्रेड का, और 33% फूड का रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड का। इसलिए डेटा यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से देश जुड़ने वाले, अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और मिस्र और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये देश जुड़ने वाले। कब जुड़ेंगे ये? 2024 में, 2024 में ये देश जुड़ने वाले हैं। याद रख सकते हो। नए मेंबर कंट्री कौन से हैं, पहले के कौन से हैं। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन बन भी सकते हैं। और वैसे भी भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे रसिया, चाइना और इंडिया तीनों एक जगह बैठते हैं। चाइना और इंडिया का तो एक जगह बैठना ही यहीं पर होता है, बाकी दोनों मिलते ही नहीं, एक दूसरे का दर्शन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में। एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 किसने जारी करी है, न्यूज़ में क्यों है? यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप ने 14th एमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज करी है। न्यूज़ में क्यों है? यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज की है 14th एमिशन गैप रिपोर्ट। यूनेप ने 14वीं एमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज की, इसलिए है न्यूज़ में। जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा जो टारगेट है ना, हमारा क्या टारगेट है, हमने 2030 तक एक टारगेट रखा है कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर लेवल राइजिंग है ना, राइजिंग का लेवल है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने नहीं देंगे। अभी जो चल रहा है ना, उसे 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, इस पर कंट्रोल करके रखेंगे। बस इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आप 1.5 का टारगेट लेके चल रहे हो ना, इसका पूरे होने का चांस ओनली 14% है। 14% ही चांस है कि आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। बहुत कम चांस है, क्योंकि जिस हिसाब से आप एमिशन कर रहे हो, कार्बन का एमिशन कर रहे हो, है ना, उस हिसाब से लगता नहीं कि आप ये टारगेट को अचीव कर पाओगे। इसलिए 14% ही चांस है। इसके अलावा भी इसमें कहा गया है कि आपका जो 2% का टारगेट है वो भी ब्रीच हो जाएगा। साथ ही साथ 2.5% का भी से भी 3% तक का ब्रीच हो सकता है। 3% से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकता है। जो आपका टारगेट है वो पूरे टूट सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप एमिशन कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब जानते हैं आप यूनेप के बारे में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिश हुआ था 1972। यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। 5 जून 1972 में स्थापना हुई थी। ये क्या करता है? ये करता है लीडिंग ग्लोबल अथॉरिटी है इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी अथॉरिटी है उसमें ये सबसे लीडिंग अथॉरिटी है। ठीक है, इस्टेब्लिश 1972 में। और ये यूनेप है क्लोजली वर्क करता है किसके, ये इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? 193 193 इसके देश मेंबर है। 193 193 मेंबर कंट्री है, उनके साथ जुड़ के कार्य करता है। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी है, बिजनेसमैन है, इन्वायरमेंटल की जो असेंबली है, उन सबसे साथ मिलकर कार्य करता है। साथ ही साथ ये हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो डिसीजन देने का कार्य, उसमें सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे यही बॉडी है जो डिसीजन देती है। किससे रिलेटेड डिसीजन देती है? ये डिसीजन देती है इन्वायरमेंट है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इश्यू है उसमें डिसीजन, हाईएस्ट लेवल का डिसीजन यही देती है। अब एमिशन गैप रिपोर्ट भी रिलीज करती है, वर्ल्ड एमिशन गैप रिपोर्ट 2003 अभी आई है, और ये रिलीज भी करता है। कौन करता है? यूनेप। ये बार बार पूछता है कि किस कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। यूपीएससी में एक आध क्वेश्चन बनता ही है, तो आप ये भी देख सकते हो। काफ़ी सारे इंडेक्स आते हैं, रिपोर्ट आती है, सारी याद नहीं रखते। बड़ी बड़ी जो आती है ये एमिशन गैप रिपोर्ट, ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। यूनेप खुद बड़ा है, तो यूनेप को पढ़ोगे तो ये रिपोर्ट कौन कौन सी रिलीज करते हैं ये भी याद रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, अटेंड करना जरूरी है। तो आप याद रखना इसको, यूनेप ही रिलीज करता है एमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, अब चलते हैं। ये एक्सपर्टीज है टू स्ट्रेंथ करता है किसको? इन्वायरमेंटल जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, प्रैक्टिस है, उनको स्ट्रेंथ करने का भी कार्य करता है। साथ ही साथ जो रीजनल वगैरह ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पर, उसको भी स्ट्रेंथन करने का कार्य करता है। इंडिया में हमारी जो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है ना, वो इसके लिए नोडल एजेंसी है, नोडल मिनिस्ट्री है। कौन सी है? इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है। किसके लिए? इंडिया में यूनेप के जो प्रोग्राम है उसको एंगेजमेंट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये नोडल मिनिस्ट्री है, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। क्या क्या याद रखोगे यूनेप के बारे में? यूनेप 1972 5 जून 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका वर्क क्या करता है? ये ग्लोबल लीडिंग अथॉरिटी है इन्वायरमेंट के लिए, और हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है। ये काफ़ी सारी सोसाइटी के साथ मिलके
और भी इन्वायरमेंटल के जो ग्रुप है उनके साथ मिलकर कार्य करती है। उसके साथ साथ ये क्या अलग अलग रिपोर्ट भी जारी करती है। उनमें से एक रिपोर्ट है